नमस्ते प्यारे मित्रों और बच्चों। एसएस एजुकेशनल पॉइंट पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित जो पर्यावरण का पाठ्यक्रम है छोटी कक्षाओं के लिए, उसी पर्यावरण के पाठ्यक्रम से हम एक बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं, जो कि आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो तमाम प्रकार के इसमें कॉम्पिटिटिव प्रश्न भी आप लोगों को मिलेंगे। और बच्चे अगर अभी से मेहनत करेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए हुए पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को शुरू करते हैं। एसएस एजुकेशनल पॉइंट। मित्रों, पर्यावरण, हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे। वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है, अमूमन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये देखा जाए तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है मित्रों चारों ओर, और आवरण का मतलब है जो हम घेरा। आवरण का मतलब है घेरा, अर्थात एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, जो कि खेतों में पाए जाते हैं, बरसात के समय में दिखाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसे इंग्लिश में टेपवर्म कहते हैं। फिर मानव के द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता था। ये तो सभी लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों। हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेश ले आने और संदेश ले जाने के लिए किया जाता था, अर्थात डाक व्यवस्था का काम कबूतर करते थे। अब आगे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पक्षी वाला आदमी किसे कहा जाता है। तो मित्रों, पक्षी वाला आदमी डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इंग्लिश में भी कह सकते हैं द बर्डमैन ऑफ इंडिया। द बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये है डॉक्टर सलीम अली, इन्हीं को कहा जाता है पक्षी वाला आदमी या द बर्डमैन ऑफ इंडिया। मित्रों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सन 1972 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग जानें रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक जो कि IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। रेड डाटा बुक में मित्रों उन पशु पक्षियों को शामिल किया जाता है जो या तो गायब हो चुके हैं या गायब होने वाले हैं। ये रेड डाटा बुक, ठीक। फिर मित्रों, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। बेटा, कुंभ मेला भारत के 4 राज्यों में लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। यहाँ पर हर वर्ष कुंभ का मेला लगता है। बेटा, सोनपुर मेला बिहार में लगता है, जो कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, पशु मेला। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। प्रयागराज के संगम में प्रत्येक वर्ष माघ माह में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे माघ के मेले के नाम से जाना जाता है। फिर प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ मेला तथा
12 वर्ष पर महाकुंभ मेला लगता है। कहने का मतलब कि जो कुंभ मेला है वह तो प्रत्येक वर्ष लगता है, लेकिन महाकुंभ जो है वह 12 वर्ष पर लगता है। और 6 वर्ष पे जो लगता है उसे बेटा अर्ध कुंभ कहते हैं, और 12 वर्ष पे लगने वाले मेले को महाकुंभ कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क या अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में है। वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, और वहाँ पर चंद्रशेखर जी ने अपना जीवन त्याग दिया था। और मित्रों, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। आनंद भवन और स्वराज भवन प्रयागराज में है। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई जो कि कपड़ों पर की जाती है विश्व प्रसिद्ध है। चिकन की कढ़ाई जो कपड़ों पे की जाती है ये कारीगरी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। आप लोग हमेशा याद रखें कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। बांसुरी मथुरा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बांसुरी मथुरा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। पकी मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों को टेराकोटा कहा जाता है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर गोरखनाथ मंदिर और गीता प्रेस गोरखपुर में है। दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये ताजमहल की इमेज है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, जिसे अकबर ने बसाया था। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल तथा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या मज़ार आगरा में है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। सारनाथ वाराणसी में है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। 4 सिंघों वाला अशोक स्तंभ वाराणसी में है। यही हमारा राजकीय चिन्ह है। मित्रों, हमारे राजकीय चिन्ह को बनारस से ही लिया गया है या वाराणसी से लिया गया है। भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में है। और अब देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उस स्थान को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जनपद हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली। ये देखिए, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते हैं और उतरते हैं उसे हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद मित्रों लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। हम थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था में देख लेंगे। कक्षा 4 और 5 की जो बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें हैं
उनमें पर्यावरण के अंतर्गत इनको भी समाहित किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के मुखिया को ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ग्राम सभा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। क्षेत्र पंचायत, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत के मुखिया को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अब आइए देखते हैं जिला पंचायत। जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों से मिलकर जिला पंचायत बनती है। इन तीनों में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। अब क्षेत्र पंचायत की बात आती है तो कई ग्राम पंचायत मिलके एक क्षेत्र पंचायत बनाते हैं और कई क्षेत्र पंचायत मिलके एक जिला पंचायत बनाते हैं। बच्चों, जिला पंचायत के मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। नगर पंचायत, अब देखिए नगरों में जो व्यवस्था होती है हम लोग देख लेते हैं। नगर पंचायत, छोटे नगरों के विकास के लिए नगर पंचायत का गठन किया गया है। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत से बड़े नगरों के विकास के लिए इनका गठन किया गया है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया गया है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो नगर पालिका परिषद होती है उससे बड़े होते हैं नगर निगम। ठीक, नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। जबकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के प्रमुख को हम अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन नगर निगम के प्रमुख को हम महापौर या मेयर कहते हैं। अब देखिए हम थोड़ा व्यवस्थापिका के बारे में देख लेते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका, जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है उसी कानून को कार्यपालिका लागू करती है। और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करती है। तो मित्रों, कक्षा 4 और 5 के पर्यावरण के लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो हमने बनाया और आप लोग देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है SS एजुकेशनल पॉइंट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इससे बहुत फ़ायदा प्राप्त करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें मेरे मित्रों। आप लोगों से सहयोग की आशा है। थैंक यू।